देखिए मम्मी जी, अगर आप ये सोचकर यहाँ रहने आई हैं कि बहू के हाथ का खाना मिलेगा, बहू आपके पैर दबाएगी, तो भूल जाइए। मैं नौकरी करने वाली शहर की लड़की हूँ, कोई गांव की गंवार नहीं जो सास की सेवा में अपनी जिंदगी बिता दूं। शुक्र मनाइए कि मैं आपसे घर के कामकाज नहीं करवाती हूँ, तो खाना बनाने वाली जैसा खाना बनाती है चुपचाप से खा लीजिए और मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, तो खाना बनाने वाली की जगह आपको खाना बनाना पड़ जाएगा। अब हटिए सामने से, बाहर आपका बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। रश्मि अपनी सास आशा जी से कहती है। आशा जी बोली, जरा रुको बहू, मैंने कब तुमसे कहा कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, पर किसी अच्छी काम वाली को तो रखो। ये लता बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती है, खाने में इतने मिर्च मसाले और तेल डालती है कि वो खाना मुझसे खाया ही नहीं जाता, और अगर मन मारकर मैं खा भी लूं तो अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में तुम ही बताओ मैं वो खाना कैसे खाऊं? रश्मि गुस्से में बोली, आपकी आखिर प्रॉब्लम क्या है? बाहर का खाना आपको हजम नहीं होता, घर में अगर काम वाली बनाकर देती है तो आपको पसंद नहीं आता। ऐसा कीजिए, कल से आप खुद खाना बनाइए, मैं फोन करके लता को काम पर आने से मना कर देती हूँ। अब तो मैं जा सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे बाहर का खाना हजम हो जाता है। चलिए हटिए अब मेरे रास्ते से। इतना कहते हुए रश्मि उनको धक्का देकर एक किनारे करते हुए घर से बाहर चली गई। बाहर गाड़ी में रश्मि का पति तरुण उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही रश्मि ने गाड़ी का दरवाजा खोला, तरुण बोला, एक तो बाहर डिनर का प्लान बनाती हो, ऊपर से तैयार होने में इतना वक्त लगाती हो। मुझे समझ में नहीं आता, तुम औरतों को तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगता है? रश्मि गुस्से में बोली, फालतू की बात मत करो, मुझे तैयार होने में कुछ वक्त नहीं लगा था, बल्कि तुम्हारी माँ ने मेरा रास्ता रोक कर रखा था। जब से आई हैं जीना हराम करके रखा है मेरा, इसीलिए मैं कहती थी कि उन्हें गांव में ही रहने दो, पर नहीं, तुम्हें तो दुनिया वालों की पड़ी थी कि लोग क्या कहेंगे, अकेली माँ को गांव छोड़ रखा है। और तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? तुमने कहा था गांव की जमीन और घर बेचकर यहाँ मुंबई में फ्लैट लेंगे। तुम्हारी माँ तुम्हें तो कुछ कहती नहीं है, भुगतना तो मुझे पड़ता है। जल्दी से कुछ सोचो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तरुण बोला, आखिर हुआ क्या? रश्मि बोली, उन्हें लता के हाथ का खाना पसंद नहीं आता है। बताओ, अगर इसी तरह मैं कामवाली को निकालती गई तो कल को जब मुझे जरूरत होगी तो कोई भी कामवाली मेरे घर में काम करने नहीं आएगी। मैं लता को कल फोन करके कह दूंगी कि जब ये यहां से जाएंगी तब वो वापस आए काम करने। तरुण हैरानी से बोला, और तब तक? मेरा मतलब घर के काम कौन करेगा? रश्मि बोली, तुम्हारी माँ करेगी, और कौन करेगा। अब चलो सामने देखकर गाड़ी चलाओ, क्योंकि मुझे तो भूख लगी है। आशा जी ने हार कर खुद से ही खाना बनाना शुरू किया। बेटे को माँ के हाथ का खाना अच्छा तो लगता था, पर अपनी पत्नी के सामने वो तारीफ भी नहीं कर पाता था। और अगर आशा जी को कुछ बनाने की भी इच्छा होती थी तो उन्हें पहले अपनी बहू रश्मि से इजाजत लेनी पड़ती थी। एक दिन आशा जी को गट्टे की सब्जी बनाने की इच्छा हुई तो वो तरुण से बोली, बेटा, आज क्या गट्टे की सब्जी बना लूं, तुम खाओगे? तरुण बोला, माँ, अब छोटी छोटी बातें मुझसे क्यों पूछती है, रश्मि से पूछा कीजिए। आशा जी ठंडी सांस भरते हुए बोली, क्या समय आ गया है, बुढ़ापे में मुझे तुमसे और बहू से हर बात की इजाजत लेनी पड़ती है। एक समय था जब तुम्हारी पसंद और नापसंद बिना तुम्हारे कहे ही मैं जान लेती थी, और कभी घर से बाहर निकलने से पहले तुम भी तो मुझसे इजाजत नहीं लेते थे। तरुण गुस्से में बोला, मेरी बात अलग थी, मैं लड़का हूं तो मुझे घर से निकलने से पहले आपकी इजाजत क्यों लेनी पड़ती? और बात यहाँ पैसों की है। आपको शहर के लाइफस्टाइल के बारे में पता नहीं है कि कितना खर्चा करना चाहिए और कितना नहीं, तो बहू से इजाजत लेने में कैसी शर्म। आपको जो बनाना है रश्मि से पूछकर बनाया कीजिए, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। इतना कहकर तरुण अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया। करीब 2 महीने तक आशा जी ने खुद से खाना बनाया, पर उनकी काम में लगन देखकर रश्मि घर के बाकी काम भी उनसे ही करवाने लगी। यहाँ तक कि बेटा भी एक गिलास पानी तक खुद से नहीं लेता और हर चीज के लिए माँ को ऑर्डर दे देता था। एक दिन तरुण ने कहा, माँ, 1 कप चाय बनाकर दे दो, और प्लीज थोड़ी अच्छी चाय बनाना। हमेशा दूध बढ़ाने के चक्कर में ठीक ठाक ही चाय दे देती हो। मैं अपने कमरे में काम कर रहा हूँ तो यहीं चाय दे जाना। आशा जी बोली, अभी बनाती हूँ। इतना कहकर आशा जी रसोई में तो चली गई, पर उनकी तबीयत
आज कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब उन्हें दिन में ही तारे दिखाई देने लगे थे। उनका मन करता था कि काश वो आराम से बैठती और कोई उन्हें गर्मा गर्म चाय देता, पर ये तो होने से रहा। आशा जी चाय बनाकर जब तरुण को देने गई तो कुछ देर यूं ही उसके पास खड़ी हो गई। तरुण बोला, कुछ कहना चाहती हैं तो जल्दी कहिए, मेरे पास वक्त नहीं। आशा जी बोली, बेटा कहना तो चाहती हूं, पर लगता है कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, फिर भी बहुत हिम्मत करके तुमसे बोल रही हूं। तरुण बोला, हाँ सुन रहा हूं, बोलते जाइए। आशा जी बोली, बेटा बहू को बोल दो वो फिर से लता को खाना बनाने के लिए बुला ले। मुझे तो लगता था मैं सब कर लूंगी, पर अब समझ में आया कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे एक पल को भी आराम नहीं मिल रहा है। तरुण मुंह बनाते हुए बोला, माँ आपकी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। पहले खुद लता की शिकायत करती है और अब वापस उसे काम पर बुलाने को कह रही है। रश्मि ऑफिस से आकर घर के काम में आपकी मदद करती तो है, तब भी आपसे नहीं हो पा रहा है। सोचिए, जब आप रश्मि को काम ठीक से ना करने के ताने देती थी तो उसे कैसा लगता होगा। उसने सोचा काम वाली रख लेते हैं तो सुनना नहीं पड़ेगा, फिर भी तो आप उसे सुनाती ही रहती थी, याद है। और लता के खाने में आपको कभी तेल ज्यादा तो कभी मिर्च तो कभी नमक, हर समय उसके हाथ का बना हुआ खाना आपको बेस्वाद लगता था। तो अब क्या वो 5 स्टार होटल की कुक बन गई होगी? अब आपके मन के लायक खाना बना देगी? आपके कहने पर उसे निकाला गया था, तो अब क्या हो गया? और रश्मि से उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी तरह घर में बैठी नहीं रहती है। आशा जी बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, अब गलती हो गई सो हो गई, आगे से नहीं करूंगी। बस अब बहू को फोन करके कह दो कि लता को वापस बुला ले और रात का खाना आज बाहर से ऑर्डर कर लेना। मेरे शरीर में अब इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं, और मैं भी वही थोड़ा बहुत खा लूंगी। और हाँ बेटा, एक बात पूछनी थी, क्या मैं अपने कमरे का एसी ऑन कर सकती हूँ? बहुत गर्मी लगती है। तुम तो जानते हो कि मुझे आदत तो नहीं थी एसी की, पर गांव की खुली हवा में इतनी गर्मी नहीं लगती थी, और मेरे कमरे में तो बस एक झरोखा है, उससे तो हवा भी नहीं आती। तो क्या मैं थोड़ी देर एसी चला लूं? तरुण बोला, माँ बिजली का बिल रश्मि भरती है, तो एसी किस कमरे में चलेगा ये वही बता सकती है, उसे आने तो दीजिए। इतने में दरवाजे की घंटी घनघना उठी। रश्मि ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, तरुण बोला, तुम आ गई रश्मि, अब जरा माँ की भी सुन लो। लता को वापस बुलाने के लिए कह रही हैं और माँ अपने कमरे का एसी चलाना चाहती हैं। रश्मि बोली, क्यों सारी अकड़ निकल गई? बड़ा कहती थी कि खुद से बना लूंगी, लता के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, अब क्या हुआ? और गांव में तो बिजली भी बार बार कटती है, वहां तो पंखा भी नहीं मिलता था, और यहाँ इनको एसी चाहिए। वाह भाई वाह, शहर में आते ही रंग ढंग बदल गए। चलो ठीक है, थोड़ी देर चला लीजिए, पर याद रखिए इसके बदले आपको कुछ तो काम करना पड़ेगा, वरना बिजली का बिल कौन भरेगा? आशा जी बेचारी सिर झुकाए खड़े खड़े अपने बेटे की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और सोच रही थी, कैसा नालायक बेटा पैदा किया है, जो हर बात के लिए इसकी और इसकी पत्नी की इजाजत लेनी पड़ती है, और ये खड़ा खड़ा बस मुंह ताक रहा है। आशा जी के दिमाग में कुछ चल रहा था। उन्होंने कहा, बहू रहने दो, आज मैं गर्मी में ही सो जाऊंगी, और लता को बुला लेना, क्योंकि अब मुझसे तो तुम्हारे घर का काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए भले ही मुझे भूखा क्यों ना रहना पड़े। इतना कहकर आशा जी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रश्मि तरुण से बोली, देखी तुमने अपनी माँ की अकड़, मैं कह रही हूं अब इनको वापस गांव भेज दो। अब कुछ खाने के लिए ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लगी है। रहने दो उन्हें भूखा, जब पेट में चूहे दौड़ेंगे तो सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। सुबह लता को रसोई में देखकर आशा जी को बड़ी राहत मिली। वहीं लता आशा जी को देखकर मुंह बना रही थी। आशा जी ने मुस्कुराकर कहा, लता अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को कोई तकलीफ हो, तो बस इनका ख्याल रखना। रश्मि हंसकर बोली, कहाँ जा रही है? वृद्धाश्रम, वहां भी तो कोई ना कोई काम वाली ही खाना बनाती होगी। इतना कहकर रश्मि हंसने लगी। तरुण ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा। क्या बात है माँ, कहाँ जाने की प्लानिंग है? आशा जी बोली, बेटा मेरी वापसी की टिकट करवा दो,
अब मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ। रश्मि बोली, यहाँ के काम आपसे होते नहीं हैं तो गांव में घर का काम कैसे करेंगी? आशा जी बोली, वहां मुझे बस अपने अकेले के लिए 2 रोटी बनानी पड़ेंगी तो वो मैं बना लूंगी, या फिर बगल में जो कमला है उससे कहूंगी तो वो बना देगी। पर यहाँ तो मुझे सबका काम करना पड़ता है और हर छोटी बड़ी चीज के लिए तुम लोगों से इजाजत लेनी पड़ती है, तो अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। तरुण सोच में पड़ गया। उसने सोचा था गांव की जमीन और घर बेचकर मुंबई में एक फ्लैट लेगा, पर माँ तो उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर रही थी। तरुण बोला, माँ चिंता क्यों करती हो? शहर के लोगों को कामवाली से बहुत सारी शिकायत रहती है और फिर कई बार वो गुस्से में उन्हें हटा भी देते हैं, और जब खुद काम करना पड़ता है तब तो हर किसी को दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। माँ मैं क्या कह रहा था, आप आराम से यहीं रहिए। उस घर को बेचकर हम यहीं बड़ा सा घर ले लेंगे, फिर आपको अच्छा सा कमरा दे देंगे, उसमें आपको ताजी हवा भी मिलेगी। आशा जी बोली, सही कहा था बहू ने कि मुझे दिन में तारे नजर आ जाएंगे, पर बेटा अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी तो मुझे क्या तारे नजर आएंगे। पर एक बात कहूंगी, खुद भी अपने खाने पीने का तरीका सुधार लो, वरना एक उम्र के बाद अगर कोई दिक्कत हो गई तो ये बूढ़ी माँ तुम्हें देखने के लिए बैठी तो नहीं रहेगी। और जहां तक मेरे लिए बड़ा घर और हवादार कमरे की बात है तो वो मुझे नहीं चाहिए। मेरे काम की जमीन और घर है मेरे पास, तो शहर की जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। बस मेरे जाने की टिकट करवा दो। इतना कहकर आशा जी अपने कमरे में जाने लगी। तभी रश्मि ने तरुण से कहा, ये तो हमारी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर रही है। तुम इन्हें ये सोचकर लाए थे ना कि ये यहाँ कुछ दिन रहेंगी, इनका मन लग जाएगा तो हम गांव की जमीन और घर बेचकर मुंबई में फ्लैट ले लेंगे, और उसके बाद अगर इनका मन नहीं लगा तो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। पर ये तो बीच में ही धोखा दे रही है, रोको इन्हें। आशा जी के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए और वो पीछे पलटकर बोली, वाह रे मेरी औलाद, अपनी बूढ़ी माँ को धोखा देने चला था। जवानी में किसी बात की इजाजत नहीं लेता था और आज बुढ़ापे में मेरी ऐसी दशा कर दी कि छोटी छोटी चीज के लिए मुझे तेरी बीवी से इजाजत लेनी पड़ती है। और आज मेरा घर और जमीन बेचने का सोचने से पहले तुमने मुझसे इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं समझी। तरुण सामने आया और बोला, माँ मरने के बाद क्या वो सब अपने साथ ले जाओगी? अब हमारे सिवा आपका है ही कौन? आशा जी ने जोर का थप्पड़ बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोली, अगर नहीं भी ले जाऊंगी तो तुम जैसे बेटे बहू के लिए तो कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी, जो बिना इजाजत के मुझे एक रोटी तक नहीं खाने देते। बेटा बहू दोनों अब चुप थे, तो आशा जी बोली, अपने रहने और खाने पीने का इंतजाम खुद करो। अच्छा हुआ मेरे जाने से पहले तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। मेरे मरने के बाद तो तुम्हें संपत्ति मिल भी जाती, पर अब तो मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगी। और तुम बहू, तुम मुझे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रही थी ना, तो चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर ही देती हूँ। मेरे मरने के बाद गांव की जमीन और घर मैं वृद्धाश्रम को ही देकर जाऊंगी। अब जल्दी से मेरी टिकट करवा, वरना पुलिस को फोन करूंगी और तुझे और तेरी बीवी को रात का खाना वहीं खिलाऊंगी। करता है फोन या लगाऊं पुलिस को फोन? लता डर के मारे बोली, मैडम जी हम आपके घर में काम नहीं करेंगे। अरे ये बुढ़िया तो बहुत खतरनाक हो गई है, पता चला मुझे भी जेल ना भेजते, तो जितना जल्दी हो सके इन्हें गांव भेजो और अपने लिए कोई और काम वाली ढूंढ लो, मैं तो चली। इतना कहकर लता 9 तो 11 हो गई। तरुण ने डर के मारे अपनी माँ की अगले दिन की ट्रेन में टिकट करवाई और बकायदा उन्हें स्टेशन छोड़कर आया। आशा जी अपने सामान के साथ ट्रेन में बैठ गई तो तरुण हाथ जोड़कर बोला, माँ एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मैं रश्मि को समझाऊंगा, वो फिर कभी आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगी। आशा जी बोली, अब मुझे जब तुम पर ही भरोसा नहीं है तो तुम्हारी बीवी पर क्या होगा? और मुझे तुम जैसी औलाद की कोई जरूरत नहीं जो हर चीज के लिए अपनी माँ को अपनी बीवी से इजाजत लेने पर मजबूर करे। इससे अच्छा तो बुढ़ापे में अपनी दाल रोटी का इंतजाम हर माँ बाप को खुद कर लेना चाहिए। चले जाओ यहाँ से, मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं अपनी आगे की जिंदगी अकेले ही जी लूंगी। इतना कहकर आशा जी ने तरुण से मुंह मोड़ लिया और फिर कभी दोबारा ना उससे मिलने गई ना उसे अपने आसपास आने दिया। दोस्तों इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।